हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आपके समक्ष टेस्ट सीरीज 4 का जो है क्वेश्चन उसका डिस्कशन आप लोग के समक्ष करूँगा। तो इसके साथ ही साथ आप लोग को बता दूं कि बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम है, बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम है उसका एक्सपेक्टेड डेट निकाल दिया गया है। वो दिया गया है 5 दिसंबर 2021 को। और साथ ही साथ नया वैकेंसी जो है वो बीपीएससी का है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है। उसका भी कुछ ही दिनों के बाद वो बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसका एक्सपेक्टेड डेट, एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 12 दिसंबर को दिया गया है। लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन वो अगस्त लास्ट तक जाते जाते हो जाएगा, यानी कि अगस्त मंथ में इस बीपीएससी जो है वो अपना नोटिफिकेशन दे देगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज फर्स्ट के क्वेश्चन से। तो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। तो हम लोग उसको देखते हैं कि हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। भारत सरकार द्वारा जो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी की स्थापना हेतु कितने रुपए की मंजूरी की गई है। तो नेशनल रिजर्व एजेंसी जो है उसके अकॉर्डिंग कितने रुपए की मंजूरी की गई है। तो वो की गई है 15, यानी कि 1517.57 करोड़, यानी कि 1517.57 करोड़, यानी कि 1517.57 करोड़ जो रुपया है वो किसके लिए मंजूरी दी गई है। तो ये NRA के लिए दिए गया है। नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू इसको जो मंजूरी दी गई है वो 1517.57 करोड़ रुपया दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह SHG बनाने का निर्माण किया है। स्वयं सहायता यानी कि स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है वो 75 लाख वर्ग को बनाने का निर्णय लिया है। तो कौन लिया है? वो लिया है भारत सरकार। कब तक लिया गया है? तो ये लिया गया है 2022 तक लिया गया है। 2022 तक जो है वो 75 लाख युवक जो है वो स्वयं सहायता समूह का निर्माण बनाने में सहायक होगा। और उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है। भारत की मूल निवासी जो है वो कौन सी महिला है, वो कौन सी महिला लेखिका है, यानी कि लेखिका है जो तो महिला ही होगी, महिला ही है जो ब्रिटेन के बाल साहित्य पुरस्कार जीती है। तो वो कौन सी है? वो जसविंदर बिलान जो है वो क्या जीती है? बाल साहित्य पुरस्कार, जो कि ब्रिटेन में लिखी थी, उसके अंदर ये पुरस्कार जीती है जसविंदर बिलान। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रज से सफल परीक्षण किया गया है। तो चांदीपुर रज से कौन से DRDO जो है वो कौन से मिसाइल का परीक्षण किया है जो हवा की सतह में लड़ाई करेगा। और वो कहाँ से किया है? चांदीपुर रज से किया है। तो ये मिसाइल जो किया है वो अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया है, जो हवा में लड़ाई करेगा, वो भी 25 किलोमीटर तक। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। हाल ही में कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम से जुड़े जितने भी पर्यटन स्थल है उसे सैर कराने के लिए कौन सा विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो वो ट्रेन कौन सा जो है, वो ट्रेन जो है वो कौन सा ट्रेन है, वो ट्रेन जो है वो कौन सा ट्रेन है। तो वो ट्रेन जो है ये हमारा श्री राम एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है श्री राम एक्सप्रेस। ये ट्रेन क्या है, वो भारत में जितने भी श्री राम से जुड़े जितने भी पर्यटन स्थल हो गए उन सब का विजिट कराएंगे, यानी कि उन सब के सैर कराएंगे।
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया श्री राम एक्सप्रेस। अगला है कि ब्रेक द चैन या वायरस की कड़ी तोड़ो नामक जन संचार अभियान निम्न में से किस कथन के सहयोग के द्वारा यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है। यानी जो कोरोना आया है उसके लिए दिया गया है ये कथन कि ब्रेक द चैन, यानी या तो चैन को ब्रेक करो या तो वायरस की जो कड़ी है उसे तोड़ो, तब जाकर ये कोरोना की कुछ जो इतनी बड़ी मात्रा में इनके जो केस आ रहे हैं उस पर जो कंट्रोल होगा, इस कड़ी को तोड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए ब्रेक द चैन करना पड़ेगा, यानी कि लोगों को एक दूसरे से दूरी में बना के रखना पड़ेगा, तभी जाके ये कुछ हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तो वो कौन सा अभियान है और किसके यूनिसेफ के द्वारा जो शुरू किया गया था वो कौन सा है, तो वो है HUL, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने PSLV C46 जो है उसके जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया गया है। इसके द्वारा कौन से रडार है जिसका सफल परीक्षण किया गया है, तो वो किया गया है रिसेट 2B का जो है वो PSLV C46 के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया है इसरो ने। तो वो कौन सा रडार है, तो यह है रिसेट 2B। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का क्या नाम है। यानी कि कहा जा रहा है कि भारतीय संसद नहीं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई के एक ऑस्ट्रेलियाई संसद है, उसमें पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार है, तो उनका नाम क्या है, तो ये नाम है उनका दवे शर्मा। अगला क्वेश्चन है विश्व चगास रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड चगास डिजीजेज डे कब मनाया जाता है, यानी कि किस दिन को मनाया जाता है विश्व चगास रोग दिवस। तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड चगास डिजीज डे। इस दिन ही 14 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है, तो ये अम्बेडकर जयंती के रूप में भी 14 अप्रैल को मनाते हैं। अम्बेडकर जयंती को भी 14 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो गया वो बी हो गया, इसका आंसर जो है वो है बी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है वो FIH के कार्यकारी बोर्ड ने 2023 तक पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है। यानी कि 2023 के लिए एक कार्यकारी बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की निरीक्षण किया वो, और भारत को 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने के लिए कहा है। भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। एक IF कार्यकारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में 13 से लेकर 29 जनवरी तक खेला जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सही है, तो ये हम लोग देखते हैं। कहाँ गया हम लोग क्वेश्चन 10। इसमें जो कथन दिया गया है वो 3 कथन दिया गया है, और 3 में से जो है भारत क्या करेगा, इस बार भारत जो है लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, ठीक है। यही हमारा सिर्फ सही है। और साथ ही साथ बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है वो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बना है उड़ीसा के राउरकेला में सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है, वो बना है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से
रिलीज की गई है। कौन ऐसे खिलाड़ी है जिनके नाम पे गेम चेंजर यानी कि उनका जो बायोग्राफी है वो गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है, तो वो है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी के नाम से ये रिलीज हुई है। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी है शाहिद अफरीदी। किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है? ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है? लोक सेवा भवन रखा है तो ये उड़ीसा है। ये उड़ीसा राज्य है जिन्होंने अपने सचिवालय का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रखा लोक सेवा भवन। ये कौन सा राज्य है? तो ये उड़ीसा है। उसके बाद पहले उपन्यास द फोर फील्ड के लिए अपने पहले उपन्यास में द फोर फील्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता था? द फोर फील्ड के लिए कौन से लेखक जो थे वो जेसीबी का अपना पुरस्कार जीता था? तो वो था माधुरी विजय। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने क्या किया था? चीन और रूस के बीच हाल ही में उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का नाम क्या रखा गया? तो चीन और रूस के बीच में जो पहली गैस लाइन पाइप है उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम जो है वो क्या रखा गया? तो उसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है पावर ऑफ साइबेरिया नाम रखा गया है इस गैस पाइपलाइन का। और ये गैस पाइपलाइन जो है चीन और रूस के बीच में बनाया गया है, के द्वारा स्थापित किया गया या उद्घाटित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लेखक जो है वो कौन है? तो वो कौन है? मणिशंकर अय्यर है, मनमोहन सिंह है, शशि थरूर है या मल्लिकार्जुन खड़ग है। तो इसके जो राइटर इस पुस्तक के जो राइटर है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, तो इसका आंसर होगा शशि थरूर। ये इनके राइटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ऐसा कौन सा शहर है जो किसी भी देश की राजधानी नहीं है? किसी भी देश की राजधानी नहीं है तो वो कौन सा है? वो सिडनी जो है वो किसी की राजधानी नहीं है। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? एक शहर है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? वो एक शहर है सिडनी। और कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कौन है? कैनबरा। ठीक है। और वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की है। और रियाद जो है ये सऊदी अरब की है। ठीक है। और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? वो रियाल है। तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी है, जो किसी भी देश के राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा होती है। भारत में गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा पैदावार है इनका। और भारत में जो गन्ने की खेती होती है तो गन्ना जो फसल है वो नकदी फसल है। और भारत जो है सबसे बड़ा चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर जो है ऑप्शन वो हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति जो आई है वो केंद्रीय मंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इसमें संबोधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो शिक्षा नीति आई है वो कब से शिक्षा नीति? ये तीसरी शिक्षा नीति आई। पहली जो आई थी 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई और उसके बाद जो अभी आई है वो 2020 में आई है। और ये जो आई है ये कस्तूरी रंगन समिति के
कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे जो नई शिक्षा नीति आई है। और इस शिक्षा नीति का जो अर्थ है वो 5+3+4 है। इसका जो शिक्षा नीति का अर्थ है 5+3+4 है इसका, ठीक है, नई शिक्षा नीति का। तो ये कहा जा रहा है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगा, 1976 की जगह नहीं बल्कि 1986 की जगह लेगा, ठीक है, 1986 की जगह लेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो कस्तूरी रंगन तो थे, लेकिन ये पूर्व अध्यक्ष और ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कस्तूरी रंगन। उसके बाद अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भी स्थापना की गई थी। उसके बाद एक नई रूपरेखा के अनुसार, एक नई रूपरेखा के तौर पे स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की गई है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सही है ये कहा जा रहा है। तो इनका जो कथन है वो कौन कौन सा सही है। तो पहला ये बता दें कि हमने अभी बताया कि जो शिक्षा नीति जो आई है तो पहला आई थी 1968 में, दूसरा कितने में आई 1986 में, और तीसरा जो अभी आई है 34 वर्षों बाद ये आई है 2020 में। और ये जो लिखा हुआ है 1976 की जगह लिया है तो नहीं, तो ये 1986 की जगह लिया है, तो पहला समझ होगा गलत है। उसके बाद कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई है और ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये हमारा सही हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान फाउंडेशन के, बिल्कुल ये भी सही है। एक नई शिक्षा NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा, NCF, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो 2, 3, 4, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 19 नंबर, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध जो है वो किससे है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध जो है ये किसी से नहीं है, ये किसी से नहीं है, ये किसी से भी नहीं है। इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है वो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है उससे ये संबंधित है। और इनमें से कोई भी क्रांति से संबंधित नहीं है। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति जो है वो मछली से संबंधित है, नीली क्रांति जो है वो मछली से संबंधित है। और हरित क्रांति जो है ये सदाबहार वन से संबंधित है। तो इनका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर है, स्फिग्नोमैनोमीटर है जिसके द्वारा रक्तदाब मापा जाता है, रक्तदाब मापा जाता है, जिसे बीपी भी बोलते हैं। बीपी जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, बीपी वो 120/80 होता है। 120 जो होता है वो सामान्य इंसान का 120/80 होता है, यानी रक्त का दाब जो होता है वो 80 होता है। और डायलोस्टिक रक्तचाप जो होता है वो सिस्टोलोटिक वो क्या होता है 120 होता है, वो 120 होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। अमृत बाजार जो पत्रिका है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ये बंगाली समाचार पत्रिका थी, बंगाली समाचार पत्रिका में ये था। और इसे क्या किया गया था, SN बनर्जी के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है। भारत में जो है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे, तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व से ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि। दूसरा है इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसके लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में उपयुक्त हो चुके फसलों को छोड़कर एवं अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना।
इसके बाद अगला नंबर ऑप्शन जो है, इसका लक्ष्य क्या है? पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन का समाकलन करना। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है कि किसी भी फसल को अच्छे रूप से अगर उपजाना है तो उसमें खाद, पानी, बीज तथा बीज जो हो वो अच्छे नस्ल का होना चाहिए। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन, सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि ये सही है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि कौन, इसके साथ साथ प्रारंभ में जो प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसल, तो जो पुराना बीज को हम लोग उपयोग करते थे फसल को उपजाने में, अगर उपजाऊ हमारा ख़राब हो रहा है, फसल हमारा ख़राब हो जाता है, तो हम नए बीज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, सत्य प्रकाश की रचना किसने किए थे? सत्य प्रकाश की रचना जो किए थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। सत्य प्रकाश की जो रचना किया गया है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया और दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। साथ ही साथ आर्य समाज के जो स्थापना किए थे, आर्य समाज के ये किए थे 1875 ईस्वी में, इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1875 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा किया गया था और ये आर्य समाज की ही सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है सत्य प्रकाश पुस्तक और इसके लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुमित देव को। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास के अध्यक्ष एवं निदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है, सुमित देव को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ, जिसके विरोध फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। दोबारा जो विभाजित हुआ वो 1911 में दोबारा विभाजित हुआ था। 1911 में इसे दोबारा विभाजित किया गया था और ये जो पहला बार विभाजित हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय में ये घोषणा पत्र 29 जुलाई को जारी किया गया था। लॉर्ड जो कर्जन है उसके द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को क्या किया गया था, एक घोषणा पत्र जारी किया गया था कि बंगाल को इस बार विभाजन किया जाए। और साथ ही साथ उसके साथ ही बंगाल विभाजन के समय ही 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई और दोबारा जो विभाजन हुआ था बंगाल का वो 1911 ईस्वी में हुआ था, जिस समय भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित किया जा रहा था दिल्ली की तरफ। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे महात्मा गांधी। इसे ही प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस, इसे ही प्रवासी दिवस भी कहा जाता है, इसे प्रवासी दिवस भी कहा जाता है। तो उसके साथ ही महात्मा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। 1917 ईस्वी में उनके द्वारा ही चलाया गया था, इनसे ये फेमस हो गए थे। उसके बाद कैगा, कैगा जो है परमाणु संयंत्र, कैगा जो है वो परमाणु संयंत्र है और ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है कैगा परमाणु संयंत्र। कर्नाटक कैगा परमाणु संयंत्र जो है ये कहाँ है? तो मैंगलोर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संचार है, जो कि न्यूक्लियर विद्युत संचार है और ये कहाँ है? ये जो है कैगा ये कैगा और कलपक्कम जो है, कैगा और कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रो जनजाति यानी निग्रो प्रजाति का निग्रिटो प्रजाति का है? निग्रिटो प्रजाति का है तो वो कौन सा है? तो वो कौन सा है जो निग्रिटो प्रजाति का है? तो वो है सेमोंग। सेमोंग जो है निग्रिटो प्रजाति का है और ये कहाँ पाया जाता है? ये मलेशिया में पाया जाता है, ये मलेशिया में पाया जाता है।
अगला इसका ऑप्शन तो हो गया सी नंबर। उसके बाद बद्दू जो पाया जाता है ये भी निग्रेटो के है, लेकिन ये अरब देश में पाया जाता है। खिरगिज जो है वो मध्य एशिया में पाया जाता है, और मसाई जो है खिरगिज जो है वो मध्य एशिया में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया था। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व के आधे से अधिक जनसंख्या जो है, विश्व के आधे से अधिक कहवा विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व के आधे से अधिक से ज़्यादा कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? कहवा जो है वो कॉफ़ी का ही एक टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन से देश में द्विदलीय पार्टी स्थित है? निम्न में से कौन सा ऐसा दल है जिसमें द्विदलीय पार्टी स्थित है? तो वो है एक अमेरिका। अमेरिका जो है इसमें 2 दल है, और अमेरिका में टोटल प्रांत कितने हैं? तो ये 50 है, और हर एक प्रांत में 2 सीट है। टोटल सीट कितने हैं? 100 2 टोटल सीट है। इनमें से सीनेट जो है, सीनेट उनके पास 50 होता है, और प्रतिनिधि सभा जो होता है, प्रतिनिधि सभा 2 भाग हैं इनके, प्रतिनिधि सभा जो है उनके भी 50-50 होते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है वो 100 गए, तो जिनका ज़्यादा होता है उन्हीं का राज होता है। उसके बाद है अगला, इसका आंसर हो गया अमेरिका। एक सेल का EMF क्या होता है? EMF वो क्या होता है? वो EMF जो होता है वो क्या होता है? तो वो एक EMF जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को निर्धारित करता है। वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को निर्धारित करता है। तो ये क्या होता है? ये अदिश राशि होता है, ये अदिश राशि होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो है इस प्रकार, ये है कि कहा जा रहा है ये क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेती है। जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पुल की ऊंचाई है, जैसे कि ये पुल है, ये मान लो कि हमारा एक पुल है, ठीक है, और इसके सतह से, इसके पुल के सतह से नीचे वाला जो पोर्शन है ये नदी है, और यहाँ पे ये मान लो क्या है? पुल है, और ये नदी है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये क्या करता है? एक पत्थर को फेंकता है, एक पत्थर को फेंकेगा ये नीचे पानी की तरह। पानी का बहाव इस तरह है, तो ये पानी के बहाव के साथ साथ कुछ दूर चला जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इसका हाइट जो होगा वो क्या होगा? इसका हाइट जो होगा वो क्या होगा? तो ये क्या करेगा? इसका हाइट जो है वो क्या करेगा? और इसका जो ग्रेविटेशन दिया हुआ है, ग्रेविटेशन जो दिया हुआ वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है इसका ग्रेविटेशन। तो क्या होता है कि जब एक पुल पर से एक पत्थर को स्वतंत्र रूप से जब नदी में फेंकते हैं, तो यदि जल के सतह को स्पर्श करने में वो 5 सेकंड लेता है, जल के सतह को जब स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है, तो पुल की ऊंचाई कितनी होगी? तो पुल की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी? तो उसके साथ साथ उसका जब नीचे हम फेंकेंगे तो उसके ग्रेविटेशन के साथ ही वो नीचे आएगा। तो उसका ग्रेविटेशन 9.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका हमको निकालना क्या है? उसका निकालना हमारा क्या निकालना है? उसका हाइट निकालना है। तो इसका हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 122.5 मीटर इसका हाइट हो जाएगा। 122.5 मीटर इसका 122, तो इसका हाइट जो हो जाएगा वो 122.5 मीटर इसका हाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व कौन सा है? वर्ग फर्स्ट के तत्व जो है वो कौन सा है? तो वो क्षार धातु जो है, वो क्षारीय धातु जो है वो आवर्त सारणी के फर्स्ट तत्व है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन है सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, कैबिनेट मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री भी संसदीय सर्वोच्च के द्वारा। तो ये किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है वो
कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, भारत किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत जो है वो किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ये जो है ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत जो है वो आत्मनिर्भर है। और ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है जो कि पेंसिल में लगा होता है। सूनहर किसको जोड़ता है, सूनहर जो है वो किसको जोड़ता है, तो सूनहर जो है वो सुपीरियर झील और ह्यूरन को जोड़ता है। सुपीरियर झील और ह्यूरन को सूनहर जोड़ता है। सूनहर जो है सुपीरियर झील एवं ह्यूरन को जोड़ता है। ठीक है, अगला है हमारा अगला नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शासन है, कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही दिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो लाया गया था वो अधिनियम क्या था, संघ में द्वैध शासन था, ये भी था, संघीय व्यवस्था था, ये भी था, संघीय न्यायालय की स्थापना था, बिल्कुल था, और उपयुक्त में से सही थी। यानी कि इसमें से तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसमें 1935 का जो एक्ट आया था उसमें द्वैध शासन समाप्त भी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है। तो कह रहा है कि संचालन समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, मूल अधिकार उप समिति, तो ये किस से रिलेटेड है ये कहा जा रहा है। प्रांतीय संविधान समिति, संचालन समिति, प्रांतीय संचालन समिति, उसके बाद मूल अधिकार उप समिति, किस से रिलेटेड है। तो संचालन समिति जो लाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ए का 4 नंबर। प्रांतीय संविधान समिति जो था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लाया गया था। संघीय संविधान समिति जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिया गया था। और मूल अधिकार समिति जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संघीय संविधान समिति लिया गया था। सॉरी, ये गलत है, ये जो है 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 3rd हो जाएगा, और थर्ड का जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा हमारा। ठीक है, और मूल अधिकार उप समिति जो है वो जेपी कृपलानी हो जाएगा। यानी क्या, ए का 4, 2 का 3rd और सी का जो है 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला 39 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा को प्रस्तावित किया था। कौन ऐसा देश है जो विश्व महासागर दिवस की प्रस्तावना को पारित किया था, तो वो भारत था। और विश्व महासागर दिवस जो मनाया जाता है वो 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भारत, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है। अनुच्छेद 3 से किसका संबंध नहीं है ये कहा जा रहा है। तो नए राज्यों का निर्माण वो अनुच्छेद 3 से संबंधित नहीं है। नए राज्यों का प्रवेश ये भी नहीं है। राज्यों के नाम से परिवर्तन, राज्यों के आपसी विवाद का जो संबंध है वो नहीं है, इसमें नहीं पूछा जा रहा। तो नए राज्य का निर्माण है, नए राज्यों का प्रवेश भी है, राज्यों के नामों से परिवर्तन भी है, राज्यों का नाम जो है वो परिवर्तन भी है, लेकिन राज्य के अंदर जो विवाद होगा वो इसके अंदर नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही होगा। और ये जो है वो 263 के अनुच्छेद 263 में इसके बारे में दिया गया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। ये वाला जो तट होता है, इस साइड से जो तट होता है, यहाँ पे तमिलनाडु है और नीचे उसके नीचे आंध्र प्रदेश है, एपी जो है। तो इस वाले तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के रूप में क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य का निर्धारण कीजिए। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है तो वो राज्य है हमारा राजस्थान। राजस्थान में जो है क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है मध्य प्रदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र में। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र, और उसके बाद जो है वो बिहार है। उसके बाद क्या है, बिहार। ये जनसंख्या के मामले में, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर हमारा महाराष्ट्र है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो 53 नंबर है। 53 एक क्या कहा जा रहा है कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है, वह क्या है? सरहुल त्यौहार जो मनाता है वो कौन सी जाति मनाता है? तो मुंडा जाति जो होता है, मुंडा जनजाति जो है वो सरहुल त्यौहार मनाता है और ये त्यौहार जो है झारखंड रांची में मनाया जाता है। झारखंड रांची में ये त्यौहार मनाया जाता है। रांची में मुंडा जनजाति, झारखंड में वैसे जनजातियों का संग्रहालय अगर कहा जाए तो रांची को कहा जाता है जनजाति का संग्रहालय, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो मुंडा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करना। कह रहा है कटक कौन से नदी के किनारे है? लुधियाना कौन से है? लुधियाना, नासिक और उज्जैन। ये नदी जो है वो कौन से नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है? तो कटक नदी जो है वो महानदी के किनारे शहर ये बसा है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे, और उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ए का 4, ए का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, 1 2, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन है हमारा सही है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। कटक किसके किनारे है? लुधियाना किसके किनारे है? नासिक किसके किनारे, और उज्जैन किसके किनारे, ये आपको पता चल गया। तो कटक किसके किनारे है? महानदी के किनारे। लुधियाना सतलज के, नासिक गोदावरी और उज्जैन जो है क्षिप्रा के किनारे। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। ये भी हमें मैचिंग कराना है, सुमेलित करना है। जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है ये परियोजना? तो इडुक्की परियोजना, इडुक्की, माता टीला, नागार्जुना सागर और पोंचपाद जो है ये पोंचपाद जो परियोजना है ये कहाँ है परियोजना? तो इडुक्की जो है वो पेरियार पे है। इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार पे है, और नागार्जुना जो है वो कृष्णा पे है। नागार्जुना जो है वो कृष्णा पे है, और माता टीला जो है वो बेतवा पे है। माता टीला जो है वो बेतवा पे है, और पंचपाद जो है वो गोदावरी नदी पे है। तो यानी क्या ए का क्या हो जाएगा? ए का जो हो जाएगा वो 4 होगा, और 2 का जो होगा 1 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा, और बी यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। इडुक्की जो है वो है हमारा पेरियार पे, और माता टीला जो है बेतवा पे है। नागार्जुना कृष्णा नदी पे है, और कृष्णा नदी पे ही अलमाटी बांध भी है, ठीक है। और उसके बाद पंचपाद जो है वो गोदावरी नदी पर है। तो इसका ऑप्शन हमने सी बताया, ठीक, सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो इनके बीच जो एक शैल का टुकड़ा होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उस शैल के टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये टुकड़ा जो होता है उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला शैल के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं तो इसे हम लोग क्षुद्र ग्रह करते हैं, जो कभी भी पृथ्वी से टकराकर विशाल गर्त में बना सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, लंबाई के न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई के जो सबसे छोटा इकाई है वो कौन सा है? लंबाई का जो सबसे छोटा इकाई है वो कौन सा है? तो वो फर्मीमीटर है। फर्मीमीटर लंबाई का सबसे छोटा इकाई है। उसके बाद एटोमीटर, फर्मीमीटर है जो कि 10 के पावर
क्या होता है 15 होता है। एटोमीटर जो होता है वो 10 के पावर -18 होता है और ये -15 होता है। फिर माइक्रोमीटर होता है वो -10 के पावर 6 होता है। नैनोमीटर जो होता है वो -10 के पावर 9 होता है। और फिर पिकोमीटर जो होता है वो -10 के पावर 12 होता है। ठीक है, तो पिकोमीटर होता है -10 के पावर 12, 10 के पावर -12। और सबसे छोटा कौन होता है, तो वो होता है फर्मीमीटर, जो कि 10 के पावर -15 होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कमिट अभियान शुरू किया है? वो कौन सा अभियान शुरू किया है? वो कौन सा व्यक्ति है जो विश्व पर्यावरण के दिवस पर कमिट अभियान शुरू किया है? तो वो है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह जो है वो विश्व पर्यावरण के दिवस पर कमिट अभियान शुरू किया है। लोलक की अवधि क्या होती है? लोलक जो होता है, लोलक की काला विधि क्या है? लोलक की जो काला विधि है वो क्या है? लोलक की काला विधि क्या है? तो लोलक की जो काला विधि है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो हमेशा लोलक की काला विधि जो है वो हमेशा लंबाई पर निर्भर करती है। साथ ही साथ यह एक भारहीन और लंबाई न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से इसे बांध दिया जाता है, परंतु भारी कण के साथ इसे लटकाकर इसे आधार दे दिया जाता है और इसे छोड़ दिया जाता है। और ये क्या करता है, सरल दिशा में एक तरह से मूव करते रहता है हमेशा। और इसे ही लोलक कहते हैं। और इसकी जो निर्भर होता है वो लंबाई की अवधि पर निर्भर होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, ये आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? ऐसा कौन सा चुंबक है जिसमें अस्थायी चुंबकीय गुण नहीं है? वो कौन सा है? तो वो है चुंबक पत्थर जो होता है वो उसमें अस्थायी गुण नहीं होता। निकेल में होता है, एल्युमिनियम और लोहा में होता है। ये इसमें चुंबक का अस्थायी गुण भी होता है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।